चलिए वेलकम बैक। बने हुए हैं अभी आप सब। चलिए आराम शाह, लेकिन आराम शाह को जनता पसंद नहीं करती इसलिए हटा देती है। तो आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक्तेदार, बदायूं में था, सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था। देखिए इल्तुतमिश अच्छा उत्तराधिकारी बना, किंतु जनता ने इसे हटाकर इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक नियुक्त। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ये पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण, पहला शासक है सुल्तान की उपाधि ली। दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। तुर्क ए चहलगानी नामक अमीरों का एक दल बनाया जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा गया। एलिट क्लास थे बेसिक। हाँ, जिसे चालीसा ग्रुप भी कहा जाता है। ये चालीसा दल भी कहा, ये चालीसा दल भी कहा जाता है। 40, हाँ, ये बेसिकली के अलावा इसने इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ की। इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ की। इक्तेदारी व्यवस्था मतलब अमीरों को ये एरिया बांट देता था, का क्षेत्र दे देता था। और इक्तेदारी व्यवस्था एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था।
इक्तेदारी व्यवस्था शुरू की ने अरबी पैटर्न पर अरबी पैटर्न पर टंका और शीतल नामक सिक्के जारी किए। टंका चांदी का होता था और जीतल तांबे का। टंका और जीतल नामक सिक्के जारी किए। हाँ, इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त की। इसी के समय उपाधि की स्वीकृति ली। इसके ही शासनकाल में चंगेज खान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खान मंगोली था, बहुत खतरनाक मंगोल था, ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। किंतु दिल्ली सल्तनत उसके आक्रमण से बची रही। के आक्रमण से बची रही। ये वास्तव में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो सवालों में खास ये है, ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था है। इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत ने क्या किया, वो पूछा। ने पहली बार जो है सुल्तान की उपाधि धारण की और सुल्तान की उपाधि का अप्रूवल लिया उसने। खलीफा ही उसको था, तो बगदाद के खलीफा से उसको सुल्तान की उपाधि के। और दूसरी कि उसने नए पैटर्न पर भारत में सिक्के जारी किए। टंका और जीतल अरबी पैटर्न है। अरबी पैटर्न पर टंका और जीतल का जीतल तांबे का सिक्का जारी किया। इक्तेदारी व्यवस्था शुरू की और तुर्क चहलगानी नामक एक संगठन बनाया। इक्तेदारी व्यवस्था यह है कि जैसे जमींदार होते थे, एरिया बांटा जाता, क्षेत्र दे दिया जाता था, लेकिन इक्ता क्या है, उसमें ट्रांसफर भी होता। आज आप इस एरिया के इक्तेदार हो, राजस्व वसूली का अधिकार आपको एक क्षेत्र का है, तो आप उसके इक्तेदार कहो। हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हैं एक एरिया का हेड हुआ करता। ठीक, तो ये व्यवस्था इसने स्टार्ट की। इस्लाम में एक ही जो इस्लाम में जो भी धार्मिक मामला है, सत्ता की स्वीकृति हमेशा खलीफा। हाँ, वही उन्हीं खलीफा को, किसी को कोई खलीफा एक ही हो। खलीफा का जैसे यहाँ क्या है, धर्म है, तो खलीफा का उत्तराधिकारी है कि खलीफा ये बनेंगे फिर ये बनेंगे, बहुत खलीफा नहीं होंगे। राम धर्म में मतलब गॉड जो है, गॉड के बाद की स्थिति ये है कि गॉड ने इनको नियुक्त किया है, बाद में ये होंगे, इसके बाद में ये होंगे। तो उस समय जो रहा होगा उससे धर्म का हेड। हाँ, खलीफा से मतलब है गुंडा नहीं, खलीफा से मतलब है खिलाफत, यानी कि खलीफा की मान्यता। खलीफा मतलब है आप गॉड के सेकंड की कैटेगरी है। मोहम्मद साहब के बाद, मोहम्मद साहब ने आपने को जिम्मेदारी दी है, आप जो है धर्म का प्रसार करो। अब इसने एक जो है अपनी मनमानी कर दी। इस्लाम की परंपरा के खिलाफ जाकर ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना
ये इस्लामिक परंपरा के विरोध। तो जो अमीर दल था इस बात से नाराज। तो लिखिए, इसने इस्लामी परंपरा के खिलाफ जाकर रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अगला शासक है रजिया सुल्तान। हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज। हाँ, है। मतलब आपका कहने का मतलब है 40वां दल रजिया सुल्तान को स्थापित करने में सहयोग कर रहा था। नहीं नहीं, ये गलत है, वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, देखिए, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यही कारण था दिल्ली सल्तनत में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। देखिए, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से 1240। यह भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान पुरुषों की वेशभूषा में दरबार में आती। उसने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया। अल्तुनिया का मतलब है जो जैसे, हाँ, एरिया के हिसाब से, जैसे सूबेदार का मतलब किस क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा, आपको उस एरिया की शासन की जिम्मेदारी दी। भटिंडा से दिल्ली आते समय इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान से सिर्फ आपको यही सवाल मिलेगा, भारत की पहली महिला शासक। अब बहराम शाह आता है। अभी अभी आ रहे हैं अभी हाँ, और क्या, तो ज्यादा परेशान होगा वो पतन करेगा, बलवन करता है बेसिकली। ठीक है, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। तो बहराम शाह, मसूद शाह, अगला शासक है नासिरुद्दीन महमूद। तो बहराम शाह मसूद शाह में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नासिरुद्दीन
इसमें एक दो पॉइंट है जिनको लिख लीजिए। नासिरुद्दीन, हम्म, इसने नासिरुद्दीन महमूद ने, इसका है 46 से 65, 1246 से 1265। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए मुमलकात नियुक्त किया, नायब ए मुमलकात नियुक्त किया। मुमलकात, ये सबसे बड़ा पद होता था, नायब ए मुमलकात नियुक्त। बलबन इसके समय में सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता था। सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। उलूग खां, इसने इतना ताकतवर बना दिया बलबन को कि बलबन ने इसी को हटा दिया। उलूग खां, नासिरुद्दीन महमूद की एक समस्या थी, नासिरुद्दीन सॉरी बलबन की एक समस्या थी। बलबन जो है वो ये जान रहा था कि सत्ता पर प्रेशर जो है तुर्क के चहलगानी बना रहे हैं। इनके अनुसार राजा बनते हैं, राजा हटाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसको था तुर्क के चहलगानी यानी कि चालीसा। दूसरी बात है ये निम्न कुल में पैदा हुआ था। तो जब इसकी एक टीस थी कि निम्न कुल में हम पैदा हुए हैं, तो इसने जब अपने आप को सुल्तान घोषित किया तो इसने कुछ ऐसे विद्वानों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारी वंशावली बनाओ और हम पारस के सबसे श्रेष्ठ वंश से संबंधित है और हमारा संबंध उस से जोड़ो। तो वो वंश था अफरासियाब वंश। बलबन क्या करता है, अफरासियाब वंश से अपने आप को जोड़ता है और कहता है कि हम अफरासियाब वंश के हैं। और दूसरी बात यह कहता है कि हम किसी निम्न कुल में पैदा हुए वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा खून खौलने लगता है। ये उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। दूसरा उसने क्या किया, इतना कठोर शासन उसने स्टार्ट किया, उस समय योगी आदित्यनाथ टाइप से था, इनसे भी कठोर था। उसने लौह और रक्त की नीति का पालन किया। अपनी इस श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए उसने अपने दरबार में जो परंपरा थी उसमें उसने पैर चूमना और सिजदा और पैबोस बोला जाता है उसे, सिजदा करना पैबोस करना स्टार्ट कराया। यानी कि दरबार में आ रहे हो तो आप लेट कर प्रणाम करोगे, ये सब इसका सम्मान। तो इसने बहुत सारे चेंजेस किए। तो लिखिए बलबन के बारे में, उसने अपने साम्राज्य में लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति का पालन किया। लौह और रक्त की नीति का पालन किया। उसने चालीसा दल यानी कि तुर्क के चहलगानी समाप्त कर दिया। चालीसा दल को उसने समाप्त कर दिया, तुर्क के चहलगानी दम समाप्त कर दिया।
उसने खुद को जिल्ले-इल्लाह घोषित किया। उसने खुद को जिल्ले-इल्लाह घोषित। जिल्ले-इल्लाह का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। स्वयं को जिल्ले-इल्लाह घोषित किया और अपने इस पद को नियाबते खुदाई घोषित की। कहा ये पद सबको नहीं मिलता है, ये खुदा की नियामत है, ये सिर्फ हमें मिली है। नियाबते खुदाई, नियाबत नियाबते खुदाई घोषित की। जिल्ले-इल्लाह का मतलब है ईश्वर का उत्तराधिकारी। नियाबते खुदाई का मतलब है ये पद खुदा की नियामत है, ये सबको नहीं मिलती है, ये श्रेष्ठ लोगों को मिलती है, इसलिए हमें ये पद मिला हुआ है। उसने अपने दरबार में उसने अपने दरबार में सिजदा पैबोस की परंपरा लागू की। ईरानी त्योहार नौरोज प्रारंभ करवाया। उसने स्वयं को अफरासियाब वंश से संबंधित अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित किया। उसने अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित किया और एक वंशावली बनवाई। बलबन के समय मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन जो है उसने अपने आप को जब अफरासियाब वंश का घोषित किया था तो अपने बेटों का, अपने नाती पोतों का नाम भी अफरासियाब वंश के नाम से शहजादा मोहम्मद। एक वंश में हमने आपको बताया है अफरासियाब वंश। अफरासियाब वंश जो है श्रेष्ठ वंश माना जाता था उस समय, और ये जो फारसी वंश है तो इसने अपने आप को श्रेष्ठ वंश से घोषित किया और दूसरे इसी वंश के अनुसार अपने पुत्र और अपने पौत्रों का नाम रखा। नाम कैसे थे? कैमुस, कैखुसरो, कैकुबात, इस टाइप के नाम रखे। उसने अफरासियाब वंश के आधार पर ही अपने पुत्र पौत्रों के नाम रखे। उसका उत्तराधिकारी कैकुबात बना। कैकुवाद, वाद है, बात नहीं है।
जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1296 से 1296, 1200 यह एक उदार शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णु सहिष्णुता की नीति अपनाई। के समय में दिल्ली में मंगोलों को बसाया गया। फिर मंगोलों को जहां बसाया गया उसका नाम मंगोलपुरी है, आज भी है, बसाया गया। इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। इन्हें नवीन मुसलमान, इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके समय में ये पहला ऐसा शासक है जिसके समय में दक्षिण भारत पर दिल्ली में होता है। ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, ये दिल्ली है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये यहाँ का शासक है। अपने भतीजे को के भतीजे के नेतृत्व में ये दक्षिण भारत में अभियान भेजते। भतीजे का नाम है अलाउद्दीन। इसके शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत पर एक आक्रमण अभियान होता है। दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसे देवगिरी कहा जाता है। देवगिरी ऐसे दौलताबाद भी कहा, दौलताबाद। यहाँ का जो शासक है रामचंद्र यादव है, रामचंद्र यादव है। यहां से ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में एक सेना भेजी और रामचंद्र यादव को पराजित कर दिया उसने। रामचंद्र यादव को पराजित, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, तो जलालुद्दीन खिलजी के। आक्रमण करता कौन है? आक्रमण करता है इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है और अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ पर, इनको पराजित करके और तमाम इससे भेंट लेके वापस जाता है।
जब वापस जाता है तो ये इसका स्वागत करने के लिए कड़ा मानिकपुर आता है। ये हमारा भतीजा जो है विजित होके आ रहा है, जीत के आ रहा है। तो कड़ा मानिकपुर में जब इसके गले मिल रहा था तो इसके भतीजे ने छुरा मार के उसकी हत्या कर दी, अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली सल्तनत, कहने का मतलब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण करवाया और पहला मुस्लिम आक्रमण। रामचंद्र यादव जो है देवगिरी का शासक है, देवगिरी का शासक पराजित हो जाता है और जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली आता है। तो उसको जो है उसका स्वागत करने के लिए कड़ा मानिकपुर को प्रतापगढ़ में माना जाता है, तो वहां पर ये आता है। हाँ, कड़ा मानिकपुर का इलाका है, इधर ही है कहीं। तो वहां पर उसको छुरा, हाँ वही है, वहां जो है छुरा भोग के इसकी हत्या कर देता है और गद्दी हत्या लेता है। देख लीजिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया और यहाँ के शासक अलाउद्दीन खिलजी को, यहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके वापस आ रहा था। इसकी अगवानी करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बेसिकली जो कड़ा मानिकपुर एक जारी थी उस, और ये अलाउद्दीन खिलजी वहीं का सूबेदार था। जीत के आ रहा था तो जीतने के लिए बधाई देने आए। क्या लिखा? अगवानी करने आया, जलालुद्दीन खिलजी अगवानी करने आया और अलाउद्दीन खिलजी गले मिलते समय जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी गले मिलते समय अपने चाचा की हत्या कर देता है और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेता है। अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सत्ता किसी की होती नहीं, देखिए अब आप सोचिए, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था, तब सत्ता पाई थी। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए, हाँ, अपने भाइयों को मार के, आप भूल गए क्या? अरे क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ो, आप नहीं आए थे क्या? 1296 से 1316। क्या?
देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजयों की शुरुआत दक्षिण भारत के देवगिरी से। ये जब सुल्तान नहीं था तब जीतता है इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजयों से उत्साहित होकर सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी। सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण, सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण। उसने सेना को पुनर्गठित किया और घोड़ों को दागने का प्रथा चलाया। उसने बाजार व्यवस्था में सुधार किए, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उपज का 1/2 भाग भू राजस्व के रूप में, का 1/2 भाग ने टैक्स को कड़ाई से वसूल किया। उसने घरई और चरई नए कर लगाए, हाउस टैक्स और कारागाह कर। उसने घरई और चरई नामक नए टैक्स लगाए, घरई और चरई, हाउस टैक्स और कारागाह कर। उसके समय में दक्षिण भारत के बहुत से राज्य के सेनापति मलिक काफूर द्वारा जीते गए। मलिक काफूर उसका सेनापति था जो हिजड़ा था। मलिक काफूर उनका सेनापति था जो हिजड़ा था, जिसे उसने गुजरात विजय पर प्राप्त किया था खंभात की खाड़ी से। जिसे उसने गुजरात विजय के समय खंभात की खाड़ी से
प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में टिहरी का किला, हौज खास, हौज खास, जमात खाना मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। जमात खां मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां की वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती इसी से संबंधित है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था। सितार और तबले का आविष्कार किया था। के बाद इसका एक उत्तराधिकारी होता है, लेकिन वो मजबूत नहीं रहता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसको के बाद में एक नया वंश भारत में आता है, तुगलक वंश। अगला वंश है तुगलक वंश। स्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन इसका नाम गाजी तुगलक था। यह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर बनवाया।
नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक है। दिल्ली के निकट एक शहर बना बसाया। तुगलकाबाद। इनके समय में एक सूफी संत दिल्ली में रहते थे। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। इनका उनका 36 का आंकड़ा था। तो निजामुद्दीन औलिया बेसिकली जो सूफी संप्रदाय होता है उसमें जो चिश्ती संप्रदाय है वो राज्य संरक्षण स्वीकार नहीं करता। ये बार बार उनको दरबार में आमंत्रित करते थे कि जैसे हाजिरी लगाने की बात कहते थे कि आप आइए हाजिरी लगा। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनको बार बार मना कर देते थे जिससे ये नाराज हो जाते। ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने गए, तो सारी बंगाल पर आक्रमण करने गए और इन्होंने सूचना भिजवाई जब आक्रमण से वापस आ रहे थे, जब तक हम दिल्ली पहुंचे उससे पहले निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ना, यानी कि दिल्ली से भाग जाए। एक खबर जब निजामुद्दीन औलिया को सूचना दी गई कि बादशाह ने, ये सुल्तान ने खबर भिजवाई है कि आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर, उनुस दिल्ली दूर अस्त। कहा दिल्ली दूर है, पहले दिल्ली तो पहुंचे। और वास्तव में ये दिल्ली बार पहुंच नहीं पाया और तुगलकाबाद में ही इसकी, यही कहा जाता है, ये कहावत तब से निकली दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहावत जो है निजामुद्दीन ने किए। इसके समय में दिल्ली में चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे जिससे इनका मतभेद था। चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे जिससे इनका मतभेद था। चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे जिससे इनका मतभेद था। बंगाल अभियान से वापस आते समय निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर जाने को का आदेश दिया। बंगाल अभियान से वापस आते समय निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर, निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर बाहर जाने का आदेश दिया। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा उनुस दिल्ली दूरस्त। उनुस दिल्ली दूर का मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है। और वो दिल्ली नहीं पहुंच पाया। तुगलकाबाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक। 1325 से 1300। ये तो इनसे, ये इनसे भी बड़े वाले थे। ये, हाँ ये तुगलक वंश का ही है, इसका उत्तराधिकारी है। हाँ, इसका नाम था, इसे जौना खां कहा जाता था। जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर, उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है वो इसी का। क्यों दिव्या?
जौनपुर जानते हैं किसके नाम पे है? किसने बसाया था? आप तो जौनपुर की है ना? अच्छा सॉरी, हम सोचे जौनपुर की। हाँ, इनका इनके भतीजे ने बसाया था, बाद में इनका भाई भतीजा का तुगलक। ये इतना विवादास्पद शासक है कि इसने इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो बहुत इसने क्या किया, इसने अपने दरबार में जो भी योजनाएं लागू की, वो इतनी योजनाएं जो है बिगड़ रही, इसलिए इसको सनकी तानाशाह, सनकी शासक कहा जाता, पागल कहा जाता। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने योजनाओं में राजधानी परिवर्तन। इसने कहा दिल्ली नहीं, राजधानी भारत की होगी दौलताबाद। पूरा सब लेके सामान चला गया दौलत। इसने तर्क क्या दिया इसके? इसने कहा कि दौलताबाद सुरक्षित जगह है, वहां पर कोई आक्रमण नहीं हो सकता। दूसरा, एक कहने में सुनने में आता है कि दिल्ली के निवासियों ने इसे गाली भरे पत्र लिखे थे, इसलिए उसको दंड देने के लिए दक्षिण चला गया था और पानी मंगवाता था गंगा से। तो कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर वापस आया, यानी कि दिल्ली राजधानी परिवर्तन जो इसका योजना थी वो बिल्कुल असफल। उसके बाद जिस समय अकाल पड़ा, के समय अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के टाइम पे शासक टैक्स कम करता है कि बढ़ा देता है? उस समय इसने टैक्स बढ़ा दिया, अकाल के टाइम इसने टैक्स बढ़ा दिया। दूसरी इसकी विवादित योजना यह रही। तो दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी अकाल के समय, ये भी बड़ा डिस्प्यूट। तीसरी योजना ये थी कि इसने सांकेतिक मुद्रा चला दी, यानी कि इसने सिंबॉलिक जो करेंसी है वो जारी कर दी, हर घर में मुद्रा छपने। बेसिकली मुद्रा क्या है? मुद्रा का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुद्रा जब मतलब से ज्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन का रेट इतना ज्यादा हो जाता है तो मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इस मुद्रा की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। और जो सबसे दूसरी इसकी अगली योजना जो सबसे है, इसने खुरासान और कराची अभियान किया। उसमें इसने कहा कि अगले साल युद्ध करेंगे और युद्ध का जो बोनस है, जो खर्चा है, पैसा है, वो एडवांस दे दी। जब आप मजदूर लेके आइए और सुबह आते हैं उसको पैसा दे दीजिए, फिर दिन भर काम कराइए, देखिए पता चलेगा कैसा काम करता है। और इसने क्या किया, इसने हुमायूं गढ़वाल का जो क्षेत्र है जहां भयंकर ठंडी, वहां पर इसने भयंकर ठंडी में अभियान किया। आधे से ज्यादा सैनिक इसके ठंडी से ही। तो इसकी सारी योजनाएं असफल रही, इसलिए इसको जो है विवादित शासक कहा जाता है, तनकी सनकी शासक कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें इसने अच्छी भी करी, देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, कराचिल तथा खुरासान अभियान, ये सभी योजनाएं असफल हो गईं। अगला पॉइंट लिखिए, उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की।
लिख देते हैं दीवाने अमीर कोई। सांकेतिक मुद्रा जारी करना। कराची और खुरासान अभियान। इसके अलावा दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया और कृषि ऋण उपलब्ध कराया। होमवर्क है आपका कि कृषि ऋण क्या कहा जाता था, क्या नाम था जो कृषि ऋण इसने दिया था, इसका नाम क्या था। ये दो होमवर्क है। ये जो इसने सांकेतिक मुद्रा जारी करी थी, इस सांकेतिक मुद्रा को इसने इस शासक के द्वारा जारी की गई सांकेतिक मुद्रा को जो है फॉलो किया था। वेरी गुड, तकावी, हाँ। कृषि ऋण को तकावी ऋण कहा जाता था। ये कृषि विभाग है और ऋण ऋण है तकावी। तकावी नामक कृषि ऋण जारी किया। ठीक। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388। हाँ, 1351 से 1388। 1351 से 1388। यह कट्टर इस्लामी शासक था। इसने इस्लाम के अनुसार ही टैक्स लगाए, इस्लामी परंपरा के अनुसार ही टैक्स लगाए। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया। इसने उदार भी था। इसने दान विभाग, दीवान ए खैरात नामक दान विभाग स्थापित करवाया। दीवान ए खैरात। ये दान विभाग है।
दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल बनवाया। दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल बनवाया। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनवाया। बेरोजगार दफ्तर, यानी कि रोजगार देने के लिए एक दफ्तर स्थापित करवाया। इसने सिंचाई पर टैक्स लगाया। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर, जौनपुर जैसे शहर स्थापित करवाए। उसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनवाया। दीवान ए बंदगान, दासों के लिए विभाग बनवाया। इसने जौनपुर की स्थापना अपने भाई जौना खां की याद में किया। स्थापना अपने भाई जौना खां की याद में किया। उसने फुतुहात ए फिरोजशाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी। फुतुहात ए फिरोजशाही। फुतुहात ए फिरोजशाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी। फतुहात, फतुहात, फतुहात ए फिरोजशाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी। अगला शासक लिखे नासिरुद्दीन महमूद। अगला शासक है नासिरुद्दीन महमूद। इसके शासनकाल में महमूद, इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर के आक्रमण के समय इसने 15 दिन तक दिल्ली को लूटा। आक्रमण के समय इसने दिल्ली को लूटा।
फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। पर विजय प्राप्त की। इसके आक्रमण के समय खिज्र खां नामक अफगानी द्वारा इसकी मदद की गई, तैमूर की मदद की गई। खिज्र खां नामक अफगानी द्वारा इसकी मदद की गई। खिज्र खां। तैमूर वापस जाते समय अपने विजित क्षेत्र खिज्र खां को देकर वापस गया, मतलब वापस गया तो इसको देके गया। अब खिज्र खां ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश, संस्थापक खिज्र खां। संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां को मिला था जो है तैमूर से शासन, इसलिए इसने कभी भी जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की और हमेशा जब तक रहा तब तक खिज्र खां को टैक्स भेजा, वो तैमूर को टैक्स भेजा करता था। ठीक, तो इस वंश को हम कल कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ये नहीं।